नहीं, फुल नहीं है, सीरीज एलसीआर तक है। मंडे को सिर्फ केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। क्या टेस्ट होगा फिर? एल्केन सिर्फ एल्केन नहीं, फिर टोटल क्या क्या टेस्ट होगा मंडे को? फुल लेंथ नहीं होगा, बाकी सब होगा। फुल लेंथ बायोलॉजी में नहीं होगा। नहीं, फुल लेंथ देना है। टाइम तो कुछ आप बोलिए, टाइम भी तो आप बोलिए। हम लोग तो चाहेंगे दे दो, हम लोग तो चाहेंगे अब जितना ज्यादा टेस्ट दे उतना अच्छा है। उसका बकवास मत सुनो। नहीं सर, हमारा तबीयत कर दीजिए। अरे उस दिन तो रिसेप्शन में नहीं, तो फिर फुल लेंथ देगा का बाकी जो टेस्ट होता है वैसे होगा। एल्केन देगा। हाँ। सिर्फ एल्केन देगा। एल्केन हाइड्रोकार्बन है कुछ था। एल्केन सिर्फ एल्केन तो राजू ना इसे तो फेल हुए ना। अरे तब हाथ पाव हमारा दर्द उसका हाथ पाव तोड़ो। वो भाई पति छोड़ देंगे फिर उनसे शादी कौन करेगा? अरे चुप रहो, यहाँ से तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट सुनिए। आपको पढ़ा दिया। हाँ, नहीं क्या होता है वो? आपको बोलेंगे, आप हमको इंटरप्रेट करके दीजिए। यही काम है मेरे को जिंदगी में। तो प्योर रेजिस्टिव, अरे बस करो चैट जीपीटी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एक रेजिस्टर होगा, एक वोल्टेज का सोर्स होगा और ये वोल्टेज का सोर्स ऑल्टरनेटिंग होगा। ओम्स लॉ क्या यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस में? V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह पे हम क्या लिखेंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से I का वैल्यू कितना आ जाएगा? V नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। इसी V नॉट बाई आर को हम क्या लिख लेते हैं? I नॉट। अब यहाँ ध्यान देना, लीड और लैग समझ में आना चाहिए। पोटेंशियल का फेजर क्या था या फंक्शन क्या था? V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट जो मिली है पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, वो करंट का फंक्शन भी क्या है? साइन ओमेगा टी। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 0। क्या दोनों सेम फेज में है? तो हम बोलेंगे जब भी किसी रेजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये दोनों कैसे होते हैं? दे आर इन सेम फेज। सेम फेज में होंगे तो फेज का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। सेम फेज में होने का मतलब है जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी करंट भी मैक्सिमम होगी, जब वोल्टेज मिनिमम होगा तो करंट भी कैसा हो जाएगा? मिनिमम। याद आपको ये रखना है इसका फेजर डायग्राम कैसा होता है। फेजर डायग्राम में ध्यान देना, रेफरेंस फेजर कौन होता था प्योर सर्किट्स में? क्या वोल्टेज होता था? तो हमने ये वोल्टेज का फेजर बनाया। और करंट का फेजर क्या सेम फेज में होना चाहिए? तो वो भी क्या इसके पैरेलल ही बनेगा। अब इसके पैरेलल बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा। छोटा सिर्फ इसलिए बनेगा क्योंकि V के फेजर में करंट को जब हम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें V मिलेगा। तो R से मल्टीप्लाई होने की वजह से V का फेजर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट दोनों होंगे कैसे? दोनों पैरेलल टू x डायरेक्शन होंगे और दोनों सेम फेज में होंगे। इतना बात समझ पाए प्योर रेजिस्टिव में? तो प्योर रेजिस्टिव में बस ले दे के ये याद रखना है कि करंट और वोल्टेज कैसे होते हैं? दे आर इन द सेम फेज और इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। अगर आगे कभी सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गए तो या उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 आ गया तो हम बोलेंगे वो सीरीज एलसीआर सर्किट का भी बिहेवियर कैसा है? प्योर रेजिस्टिव। इतनी बातें समझ पाए? तो ये जो पीक करंट है, इस आई नॉट का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर लेंगे? इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर। और आई आर एम एस अगर हमसे पूछ ले तो फिर हम क्या लिख लेंगे? आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय आर। ये दो फॉर्मूले साइड में लिख ले, ये नहीं लिखा होगा। अरे रुको, पुराना वाला बनाओ वापिस, पुराना वाला भी तो अच्छा था। हमसे ज्यादा वेट है उसका। मत बनाओ। नहीं नहीं बनाना पड़ेगा, सर ने कहा
तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर और आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपसे करंट पूछेंगे तो आप वही दो फॉर्मूले यूज करेंगे। पीक पूछा होगा तो वो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर करोगे, और आर एम एस करंट पूछा होगा तो वी आर एम एस बाई आर कर लोगे। ठीक है, और इंडिविजुअली ये दो करंट्स कैसे रिलेटेड होंगी? पीक करंट का वैल्यू क्या √2 टाइम्स आर एम एस हो जाएगा, तो √2 इंटू हो जाएगा आई आर एम एस। तो आपको ये करंट निकाल के ये रिलेशन यूज करके भी आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ये बात समझ में आई प्योर रेजिस्टिव की। अगला सर्किट है प्योर कैपेसिटिव। प्योर कैपेसिटिव में क्या होगा यहाँ सुनो, एक होगा कैपेसिटर और साथ में क्या लगा होगा, ये कैसा सोर्स है, एसी सोर्स है। अब किसी टाइम टी में इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, टी टाइम में क्या इसमें कुछ चार्ज आ जाएगा, चार्ज होने कैपेसिटर का फॉर्मूला, अरे ये बताओ जरा, C कैपेसिटेंस, Q चार्ज और वोल्टेज, इन तीनों में क्या रिलेशन था, Q इज इक्वल टू CV, यही रिलेशन पढ़ते हैं। तो किसी t टाइम पे जो इसकी प्लेट पे छोटा सा चार्ज स्मॉल q इधर और माइनस q इधर आएगा, इसी q को हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी, और v हो जाएगा उस इंस्टेंट का पोटेंशियल। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ही क्या v नॉट साइन ओमेगा टी है, तो v की जगह पे हम रख देंगे v नॉट साइन ओमेगा टी। हमें q का वैल्यू क्या मिल जाएगा, C इंटू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अगर करंट हमारे पास है, सॉरी चार्ज हमारे पास है, तो करंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। क्या डिफरेंशिएट करेंगे, C इंटू वी नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल से एक अंदर से क्या बाहर आ जाएगा, ओमेगा। तो C इंटू वी नॉट इंटू ओमेगा इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। आपको एसएचएम ने, हाँ एसएचएम में मैंने क्या पढ़ाया था, कोसाइन फंक्शन को साइन में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं हम, प्लस पाई बाई टू। तो इसी फंक्शन को क्या हम C इंटू वी नॉट इंटू ओमेगा इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस कितना, पाई बाई टू। यहां तक समझ पाए। अब पिछले वाले में आई नॉट इज इक्वल टू क्या वी नॉट बाई आर आया था, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर आया था, आपने लिखा भी था। क्या ऊपर पोटेंशियल है नीचे रेजिस्टेंस है, तो हम इसको भी इसी ऑर्डर में रीअरेंज करना चाहते हैं कि ऊपर सिर्फ पोटेंशियल रहे और जो कुछ भी नीचे आए वो किसको रिजेंबल कर जाए, रेजिस्टेंस को। तो ऊपर में सिर्फ अगर वी नॉट रखना चाहते हैं तो नीचे में हमें क्या लाना पड़ेगा, क्या 1 बाय ओमेगा सी, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये किसका फेजर का इक्वेशन मिला है, क्या ये करंट फेजर का इक्वेशन मिला है। आपका वोल्टेज फेजर क्या था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का फेजर मिला है उसमें ओमेगा टी प्लस क्या मिल गया है, पाई बाय टू। वो प्लस पाई बाय टू का मतलब लीड्स बाय पाई बाय टू या लैग्स बाय पाई बाय टू, लीड्स बाय पाई बाय टू। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कौन आगे रहेगा, करंट कितना एंगल आगे रहेगा, पाई बाय टू। टाइम के टर्म्स में कितना आगे रहेगा वो, 90 डिग्री मतलब कितना टाइम हुआ करता था, पूरा 360 में कितना लगता था t, 90 डिग्री में कितना लगेगा, t बाय 4। तो टाइम के टर्म्स में लीड कितने का होगा, t बाय 4। फेज के टर्म्स में कितने का होगा, पाई बाय 2। अब यहां पे अगर ये नीचे रेजिस्टेंस रिसेंबल कर रहा था तो ये भी डायमेंशनली किसके बराबर होना चाहिए, रेजिस्टेंस के ही बराबर। तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं वी नॉट अपॉन एक्स सी, और इनटू साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब ये जो एक्ससी है, कैपेसिटर जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करता था उसको क्या नाम देते थे, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इंपीडेंस, रिएक्टेंस। कैपेसिटर ने ऑपोजिशन प्रोवाइड किया है तो इसी एक्ससी का नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करेंगे एक्सी से, और एक्सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा सी। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या इसी को हम नीचे 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी लिख सकते हैं। यहां तक बातें समझ पाए। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि वी नॉट बाई एक्सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है।
और यहां पे यही V नॉट बाय XC को हमने क्या लिख दिया है, I नॉट। इसी को हमने बोला है दिस इज IC नॉट, दिस इज द पीक करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। यहां पे आपको याद बस ये रखना है कि जैसे वहां पे हमने फॉर्मूला बनाया था V बाई R, यहाँ पे I नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय XC, और IRMS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी VRMS अपॉन XC। ये दो फॉर्मूले लिख लें। और XC का फॉर्मूला ओमेगा सी या 1 बाय ओमेगा सी, ये तीन फॉर्मूले लिख लो प्योर कैपेसिटिव में। तो बस यही लिखना है, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय XC, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय XC एंड XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। बस वो तीन फॉर्मूले, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। वो येलो वाला प्योर कैपेसिटिव में दिख भी नहीं रहा है। आपका सबसे फेवरेट बैच कौन सा है हम लोग? सबने पेट भर दिया है मेरा। नहीं मतलब सबसे अच्छा आपको कौन सा बैच पढ़ाया हमारे बैच? एकदम ऐसा मैं फूला नहीं समा रहा था। हम लोगों का ही है, हम लोगों का ही है, सोचने में क्या है, फेवरेट बैच का तो आंसर ऐसे ही हो रहा है। हो गया। जो बैच पूछ रहे हैं उसको फेवरेट बैच ऐसा ही होता है। सभी बैच अच्छा है, सबसे ही कुछ ना कुछ सीखने मिलता है ना। इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। उधर ईस्ट बंगाल, इधर नॉन। वो लिख लिया तीन फॉर्मूला। आगे देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट समझना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, डायमेंशन, एवरेज। एवरेज ये होता है, तो ये डायमेंशन ऑफ एक्सी किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और एक्सी क्या है, इट इज द ऑपोजिशन प्रोवाइडेड बाय whom, कैपेसिटर। किसको, टू एन ऑल्टरनेटिंग या टाइम वेराइंग ईएमएफ। एक्सी का नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी का फॉर्मूला 1 बाय ओमेगा सी, या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 1/2 पाई एफसी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आगे सुनो, डीसी करंट क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, क्या डायरेक्शन चेंज करती है, नहीं। यूनिडायरेक्शनल करंट है, तो अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ली जाएगी, 0। तो अगर हम ओमेगा को 0 कर दे, अगर एफ 0 है तो ओमेगा भी कैसा होगा, 0। एक्सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक्सी ही क्या रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन है। अगर आपने करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऑपोजिशन दे दिया, क्या करंट फ्लो करेगी, नहीं। तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटर डीसी करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी अगर हम हाई कर दे, हाई फ्रीक्वेंसी एसी की बात करें, तो ओमेगा ज्यादा होगा। ओमेगा ज्यादा होगा तो एक्सी का वैल्यू कैसा होगा, डिक्रीज होगा। एक्सी कम होगा, एक्सी कम होगा मतलब रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन कैसा होगा, कम। और रेजिस्टेंस अगर सर्किट में कम है तो करंट कैसी होगी, ज्यादा होगी। आ रहा है बात समझ में। तो एसी को क्या किया इसने, अलाउ किया। ब्लॉक किसको किया, डीसी को। तो आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन सर्किट्स में हम लोग कैपेसिटर को यूज करते हैं एज अ हाई पास फिल्टर। डायरेक्ट पूछेंगे कैपेसिटर्स आर यूज्ड एज कैसा फिल्टर, तो आपको याद रखना है हाई पास फिल्टर।
हाई पास फिल्टर का मतलब है किसको अलाउ किया था, हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी, जिसको अलाउ करेंगे वही फिल्टर होगा। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ किया है तो हम बोलेंगे कैपेसिटर कैसे फिल्टर होंगे, हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का मतलब है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले सिग्नल को तो जाने देगा, बट उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज को वो क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। अब एक्सी और ओमेगा में ग्राफ पूछते हैं, या एक्सी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ पूछते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। और साथ में कैसा होगा, क्या वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा? आ रहा है बात समझ में? तो ये वाला ग्राफ किसका होगा, एक्सी वर्सेस ओमेगा। ओमेगा हो या एफ हो, दोनों के लिए सेम आएगा। तो आप इसी के बगल में ये भी लिख लीजिएगा, ओमेगा कॉमा एफ। फ्रीक्वेंसी के साथ पूछे तब भी सेम वेरिएशन है। और ये जो फिल्टर है कैसा नहीं है, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, ये कैपेसिटर है, दो बार बनाएंगे, एक बार एसी करंट फ्लो करवाएंगे और एक बार डीसी। एसी करंट क्या डायरेक्शन चेंज करती है, करती है? डीसी सॉरी, डीसी नहीं करती है। तो डीसी करंट को ये ब्लॉक करेगा, लेकिन एसी करंट को ऐसा बोलते हैं हम लोग कि बीच में से निकल जाएगी। तो किसको अलाउ किया, एसी को। किसको ब्लॉक किया, डीसी को। कैसा फिल्टर होगा वो, हाई पास। एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा और उसके नीचे वालों को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। कैपेसिटर में अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर वाली स्लाइड में क्या देखा था, कौन लीड करता है, किसके फंक्शन में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 था, करंट में। तो हम बोलेंगे करंट लीड करेगा, कितने डिग्री से लीड करेगा, 90 से। रेफरेंस फेजर प्योर सर्किट्स में किसको बनाते थे, पोटेंशियल को। तो ये V है, और करंट फेजर अगर लीड कर रहा है इसको 90 से, तो हम 90 डिग्री क्या करेंगे, उसको ऊपर बना देंगे। आ रहा है बात समझ में? याद आप ऐसे रखेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट्स में कौन आगे है, करंट। तो हम बोलेंगे करंट लीड कर रहा है किसको, ईएमएफ को, कितने डिग्री से, या तो डिग्री में बात करेंगे तो पाई बाय 2 रेडियन से करेगा, या टाइम के टर्म्स में कितने से करेगा, T/4। ये वहां पे लिख लीजिएगा, या जहां पे भी लिखा होगा ना पीछे की लीड्स बाय 90 डिग्री, वहीं पे बगल में ऐड कर लो T/4 की, वो T/4 से लीड करेगा। तो ये आइस का मतलब यही याद रखना है कि कौन लीड करेगा, करंट। किसको, वोल्टेज को, कितने डिग्री से, 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन, कितने टाइम से, T/4 टाइम आगे रहेगा, या 90 डिग्री से वो आगे रहेगा। इतना समझ पाए? ये है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। चलें आगे। वो बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर जब पढ़ाऊंगा वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। से वो ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है कि जस्ट चार्जिंग के टाइम और डिस्चार्जिंग के टाइम बिहेवियर कैसा होता है। तो उसी में आरसी सर्किट्स का क्वेश्चन होगा वो, कि जस्ट आफ्टर कनेक्शन सर्किट में करंट कितनी होगी, इंडक्टर में भी है। तो इंडक्टर वाला आपको मैं ईएमआई में पढ़ाऊंगा जब इंडक्टर पढ़ेंगे, और कैपेसिटर में जो आप पूछ रही वो कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे हम बस सीरीज एलसीआर करना चाहेंगे, ठीक है। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में V होगा एक्स एक्सिस पे, और करंट कितना डिग्री ऊपर होगा, 90 डिग्री। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ किस नेचर का होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसी करंट को अलाउ करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को अलाउ करेगा, और किसको नहीं जाने देगा, डीसी को। यहां तक समझ पाए? ये कौन सी सर्किट थी, प्योर कैपेसिटिव। रेजिस्टिव में करंट और वोल्टेज सेम फेज, तो इसमें डेल्टा फाई 0। कैपेसिटिव में यही याद रखना है कि कौन लीड करेगा, ईएमएफ को, कितने से, ये हो जाएगा 90 डिग्री, या टाइम में T/4। अभी तक ये सीखा है। लास्ट प्योर सर्किट है प्योर इंडक्टिव। इसमें हम एक इंडक्टर लेंगे, उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, एसी सोर्स से। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे रटना पड़ेगा
कि जो इंडक्टर के अक्रॉस, आप ऐसे समझो, एक ये फॉर्मूला याद है क्या, phi इज इक्वल टू Li, ऐसा कुछ कुछ पढ़ते, बस इतना याद है कि नहीं, इतना ही चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर निकालना है, तो क्या हम फैराडेज लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी करेंगे। फैराडेज लॉ यही है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आप उसी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी को इसके लिए यूज करें, सपोज हम माइनस साइन को निग्लेक्ट कर देते, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ये भी क्या डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। अब L को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस, और ये होता है कांस्टेंट, और I होती है सर्किट से पास होने वाली या कॉइल से पास होने वाली करंट। तो डी फाई बाई डी टी जब करेंगे तो कांस्टेंट जो L है क्या वो बाहर आ जाएगा, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, डी आई बाई डी टी। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंडक्टर है और इस इंडक्टर में से अगर करंट चेंज हुई, तो इसमें से इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो ईएमएफ इसके अक्रॉस इंड्यूस होगा डेल्टा वी या ई, इसी को हम किस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे, L इंटू डी आई बाई डी टी। इतना समझ पा रहे हो। तो हमने यही बोला है कि इस इंडक्टर के अक्रॉस करंट चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, L इंटू डी आई बाई डी टी। क्या इसके अक्रॉस पैरेलल में यही आपने ईएमएफ सोर्स लगाया है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम जो एल डी आई बाई डी टी है उसी को किसके बराबर पुट कर देंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि फैराडेज लॉ कहता है कि इसके अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी, और इस सर्किट में इसके अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इन दोनों को करेंगे इक्वेट, एल को भेज देंगे उधर, और डी आई इज इक्वल टू क्या, हम डी टी को यहां भेज दें और एल को नीचे भेज दें, क्या ऐसा लिख सकते हैं, वी नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू वॉट, डी आई। अब अगर हमें स्मॉल करंट पता है, लार्ज करंट निकालने के लिए क्या हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो डी आई का इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा, आई, और वी नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस देगा, और चेन रूल से, इंटीग्रेशन में चेन रूल से ओमेगा कहां आएगा, नीचे आएगा। तो यही फॉर्मूला क्या ऐसा बन जाएगा, माइनस वी नॉट बाय ओमेगा इंटू एल, ये माइनस को क्या अंदर कॉस के साथ रख दूं अभी, माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस कॉस को साइन में चेंज करने के लिए आपको क्या सिखाया था हमने, क्या ऐड करते हैं, क्या 3 पाई बाई 2, यही पढ़ाया हुआ था। तो इसी को क्या हम वी नॉट इंटू ओमेगा एल इंटू इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, पहले से कितना था, ओमेगा टी प्लस कितना, 3 पाई बाई 2। ठीक है, इसको अगर हम ASTC से देखें तो सिर्फ साइन ओमेगा टी वाला क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये आ रहा है समझ में, दिस इज सिर्फ साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन। आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें क्या प्लॉट करना है, इसी को अगर मैं कह दूं सपोज आई नॉट, तो हमें क्या ये प्लॉट करना है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। तो कितना डिग्री ऊपर जाना है, क्या 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ऊपर जाएंगे मतलब क्या हम यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये होगा पाई बाई 2, ये अगेन पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, तो यहां से यहां का ये एंगल कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। क्या ये वाले फेजर की बात हो रही है, इसको हम इसके टर्म्स में माइनस यूज करके क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू क्या पढ़ाया था आपको, साइन ऑफ ओमेगा टी, इससे कितना लैग कर रहा है ये, क्या इसको हम माइनस पाई बाई 2 बोल सकते हैं। अब पोटेंशियल का फंक्शन आपके पास क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का फंक्शन क्या आया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, कितने से, कितने टाइम से लैग करेगा,
T/4। आ रहा है बात समझ में? तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि EMF लीड्स इन एन इंडक्टर टू द करंट बाय कितना डिग्री, π/2 या फिर टाइम में T/4। तो इंडक्टिव सर्किट में आपको ये वर्ड याद रखना है। कौन आगे है? EMF। ऐसा तो नहीं बोलोगे ये आगे है। ABCD में कौन आगे है? ए ही आगे है ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे Z आगे है। अरे बाबा हिंदी में बता रहा हूं मैं, इंग्लिश में पढ़े हो आप। आया समझ में? तो कैपेसिटिव में कीवर्ड ये है, कौन लीड करेगा? करंट। इंडक्टिव में, तो इंडक्टिव में कौन लीड करेगा? EMF। किसको? करंट को। कितने से? π/2 से। और प्योर रेजिस्टिव में यही क्या था? लीड लैग 0 था, दोनों थे सेम फेज में। यहां तक बातें समझ आई। अब अगर सीरीज LCR सर्किट में आपको करंट लीड करता हुआ मिल गया EMF से, तो आप बोलोगे सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा? कैपेसिटिव बोलोगे। प्योर कैपेसिटिव सिर्फ तभी बोलोगे जब एंगल कितने का हो जाए? 90। आ रहा है बात समझ में? 90 से छोटा ही एंगल सीरीज LCR में मिलेगा, तो आप सिर्फ उसको क्या बोल सकते हो कि सर्किट का बिहेवियर विल बी कैपेसिटिव। अगर आपको सीरीज LCR में वोल्टेज आगे मिल गया करंट से, तो आप क्या बोलोगे? सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा? इंडक्टिव। यहां तक बातें समझ पाए? ठीक है, यहां पे ध्यान दो जरा। ये V0 बाय नीचे वाला क्वांटिटी क्या रेजिस्टेंस जैसा होना चाहिए या रेजिस्टेंस जैसा होता है। तो यहां पे ये जो ओमेगा L है, डायमेंशनली ये किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यही इसी को हम बोलेंगे ये किसका प्रोवाइड किया हुआ रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का। तो इसी को कौन सा रिएक्टेंस नाम देंगे हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव सर्किट में कौन लैग करता है, कौन लीड करता है? करंट लैग्स EMF या EMF लीड्स करंट बाय कितना? 90। ठीक है। डायमेंशन ऑफ एक्सेल किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सेल को क्या नाम देंगे? ऑपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टर टू ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग EMF। एक्सेल का फॉर्मूला ओमेगा L। ओमेगा L का ही एक और फॉर्मूला 2πf इंटू L, और एक्सेल का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इस फॉर्मूले को ध्यान देना कि एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा L है। डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है? डीसी के लिए ओमेगा कितना? 0। तो डीसी के लिए अगर ओमेगा 0 है तो ऑपोजिशन भी कितना हुआ? 0। अगर आप करंट को अपोज नहीं करोगे तो क्या करंट हाई फ्लो करेगी? आ रहा है बात समझ में? तो इंडक्टर में से क्या डीसी करंट आसानी से फ्लो कर सकती है? क्योंकि इंडक्टर डीसी को अपोज करेगा क्या? नहीं। तो हम बोलेंगे ये डीसी को अलाउ करेगा। अब जैसे जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी एसी की बात करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी एसी में क्या ओमेगा का वैल्यू ज्यादा होगा। ओमेगा बढ़ाओगे तो एक्सेल का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सेल बढ़ेगा तो ऑपोजिशन बढ़ेगा, ऑपोजिशन बढ़ेगा तो सर्किट में करंट घटेगा। किसको ब्लॉक करना चाहेगा? एसी को। इंडक्टर क्या ऐसा ही दिखता है? यही है इंडक्टर। अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि डीसी तो सीधे सीधे निकल जाएगा, एसी का खेल हो जाएगा। तो किसको अलाउ किया? डीसी को। लोअर फ्रीक्वेंसीज अलाउड है या हायर फ्रीक्वेंसीज? कैसा फिल्टर होगा? लो पास फिल्टर। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे की फ्रीक्वेंसीज को जाने देगा, ऊपर वालों को वो रोक देगा। आ रहा है बात समझ में? तो हाई पास फिल्टर कौन था? कैपेसिटर। लो पास फिल्टर कौन होगा? इंडक्टर। ये सब कम्युनिकेशन सिग्नल्स की बात है। तो इंडक्टर्स आर यूज्ड एज कैसा फिल्टर? लो पास फिल्टर। दे अलाउ फ्रीक्वेंसीज बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं। ये मुझे बताओ, एक्सएल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? ओमेगा एल। तो ओमेगा अगर इंक्रीज करते जाए तो एक्सएल लीनियरली बढ़ेगा या क्वाड्रेटिकली बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? लीनियरली। तो एक्सएल और ओमेगा का ग्राफ या एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन बट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। यहां तक समझ पाए? ठीक है। और इंडक्टर के लिए क्या कीवर्ड था?
ELI कौन लीड कर रहा है? EMF। करंट क्या कर रहा है? प्योर सर्किट्स में रेफरेंस फेजर कौन होता है? वोल्टेज। करंट इस वोल्टेज को क्या कर रही है? तो ऊपर बनाओ या नीचे? कितना नीचे? 90 डिग्री नीचे। तो ये हो जाएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम, जिसमें VL यहां बनेगा। VL इज द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर, IL इज द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर। यहां तक बातें समझ पाए? तो प्योर रेजिस्टिव में हमने क्या बोला? दोनों चीजें सेम फेज में। तो यहीं पे होगा I और यहीं पे होगा V। ये किसके लिए था? कैपेसिटर। कैपेसिटर में ये होगा V। करंट कहां बनाए? ऊपर 90 डिग्री। ये किसके लिए बताया था? इंडक्टिव सर्किट्स। EMF यहां पे होगा, करंट कहां बनाएंगे? नीचे 90 डिग्री नीचे, या T/4 नीचे होगा। यहां तक बातें समझ पाए? यह है प्योर सर्किट्स की बात। कैपेसिटिव सर्किट में हमने आपको यही फॉर्मूला बोला था कि अगर I0 निकालना है तो हम V0 को किससे डिवाइड करेंगे इस बार? XC से। और हमें IRMS निकालना है तो हम VRMS को किससे डिवाइड करेंगे अगेन? XC से। इंडक्टिव सर्किट्स में जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको I0 निकालना है तो आप V0 को इस बार किससे डिवाइड करोगे? इंडक्टर है तो XL से। और आपको IRMS निकालनी है तो आप क्या कर दोगे? VRMS बाय XL। XL का फॉर्मूला ओमेगा के टर्म्स में ओमेगा L। XC का फॉर्मूला 1/ओमेगा C। क्या प्योर सर्किट समझ पाए? बहुत सारे क्वेश्चन प्योर सर्किट्स के होंगे, मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन तो करवा ही दूं। कितने बजे तक क्लास है? 5 मिनट है। अरे एक क्वेश्चन तो लिख लो, एक तो कर ही सकते हो। प्राची भड़काओ मत मेरी क्लास को। आपने तो पढ़ा हुआ है, आपके लिए तो इजी है, फटाफट आंसर करो। ये तो आपका होम ग्राउंड होना चाहिए। क्या एक आंसर दे दोगी तो एक और क्वेश्चन? लिखो भाई। एन ऑल्टर, अरे पहले जो आपने क्वेश्चन लिखा था ना, रेजिस्टिव लोड 50 ओम्स, पीछे जो क्वेश्चन था जिसमें टाइम निकलवाया था, वही क्वेश्चन को रिपीट करो। बस टाइम की जगह पे आप ये लिख लो, फाइंड द मैक्सिमम एंड आरएमएस करंट थ्रू द। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, वो वाला था ना, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट इज अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑफ 50 ओम्स। वहां तक तो लिखना है, उसके बाद बस ये लिख लो, फाइंड द पीक करंट एंड द इफेक्टिव करंट। सेम फंक्शन पे। हाँ लास्ट क्वेश्चन जो किया था आपने, फाइंड द पीक करंट एंड द इफेक्टिव करंट। An alternating voltage V is equal to 220 sin 100 pi t volt। 200 पे किया था, 220 लिख लो इस बार। Is applied to a purely resistive load of 50 ohms। Find the peak current and the effective current। Find the peak current and the कितना सौम्यन? हाँ उससे इजी तो हो जाता, कितना ही मुश्किल है। तो कितना बड़ा कैलकुलेशन है कि रात बीत जाएगी। 4.4 ठीक ही लग रहा है।
रेजिस्टिव लोड कितना था 50 ओम्स। ये 220 किसका वैल्यू है वी आर एम एस वी नॉट, ये वी नॉट है, तो आपको आई नॉट निकालना है तो आप क्या कर लोगे वी नॉट बाई आर, तो ये हो जाएगा 220/50, ये कितना आ रहा है 4.4 एम्पियर्स। तो पीक अगर मिल गया है तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय √2। हाँ 0.707 होता है, तो 7 4 दैट 3.12 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है अर्चिता, तो दिस इज इफेक्टिव करंट एंड दिस इज पीक करंट। एक कैपेसिटर का और एक इंडक्टर का भी कर लोगे, ये ठीक नहीं है, बस रेजिस्टर का करके जाओगे, ठीक है जाओ, कर तो लेना चाहिए। अरे टाइम ना दिखाओ, टाइम तो खराब ही चल रहा है। क्या करना है, लिखना है, ठीक है जाओ।